हेलो स्टूडेंट, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट और रिकर्सिव फंक्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट समझिए। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट मीन्स क्या होता है कि जिस समय आपको फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होगा, उसी समय आप अगर वेरिएबल में वैल्यू डाल देते हैं, जो आपका पैरामीटर वेरिएबल होगा उसमें वैल्यू डाल देते हैं, तो जो वेरिएबल में आप वैल्यू डालोगे वो वेरिएबल आपका डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होगा। और डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के केस में हम लोग वैल्यू जब भी असाइन करेंगे वेरिएबल में तो राइट साइड से असाइन होगा वैल्यू का। इस तरह से आप देखोगे, आप एक फंक्शन बना रहे हो void arg, ठीक है, darg, डिफॉल्ट आर्गुमेंट नाम का फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे लिखे int a, int b और int b और आपने लिखा int c, ये लिखा, ठीक है। ये अभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं बना है, ये आपका राइट मोस्ट वेरिएबल होगा, इसका नाम होगा राइट मोस्ट, RIGHT, राइट मोस्ट, ठीक है। ये आपका ये भी होगा राइट मोस्ट, सेम ये भी होगा राइट मोस्ट। मींस हम लोग का वैल्यू डालना जो है वो राइट मोस्ट से वैल्यू डालना है। ये अगर बोलो तो ये फर्स्ट राइट मोस्ट हो जाएगा, ये सेकंड राइट मोस्ट और ये थर्ड राइट मोस्ट। समझ में आ रहा है? जब भी आप वैल्यू डालोगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में तो हम लोग वैल्यू इधर से इनिशियलाइज करेंगे, असाइनिंग इधर से होगा, राइट साइड से होगा, समझोगे? देखो, ये आप सी में वैल्यू डालेंगे तो ये बन गया डिफॉल्ट आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है? इसमें नहीं डाले ए और बी में तो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं। हाँ, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के केस में आप सी छोड़ करके बी में वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि आप तभी डिफॉल्ट बनाओगे जब भी आपको आर्गुमेंट में वैल्यू डालना है तो हम लोग राइट साइड से डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे, इधर से नहीं डालेंगे। हाँ, ये काम आप कर सकते हो। अगर सी में आपने वैल्यू रख दिया, सी में वैल्यू आप स्टोर कर दिए 10, तो फिर आप बी में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आप ए में भी कर सकते हैं। हाँ, ये नहीं कर सकते, आप समझिएगा, ये रूल सिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इंट ए है, इंट बी है, तो सी में डाला और बी छोड़ के आप ए में वैल्यू नहीं डाल सकते हो। ये गलत रूल है, ये गलत फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग जब भी वैल्यू डालेंगे वेरिएबल में, असाइन करेंगे तो राइट साइड से असाइनिंग होगी। समझ में आया? और इसमें हम लोग वैल्यू कर दिए 5। ये दोनों जो है आपका ए और बी, ये है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। इसी को हम लोग बोलेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है? मीन्स पैरामीटर में अगर आप वेरिएबल, पैरामीटर जो भी होगा, ये वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर कहते हैं क्योंकि फंक्शन पैरेंथेसिस के अंदर है, ये पता है आपको। अगर आपने पैरामीटर में वैल्यू रख दिया तो जो पैरामीटर में आप वैल्यू स्टोर किए हैं वो सब पैरामीटर आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट होगा। समझ में आया? अब इसमें आपको जो ऑपरेशन करना है वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज, अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हो तो कोई बात नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं। आप देखो, आप यहाँ पे एक इंट एस नाम का वेरिएबल लिया और तीनों को आपने ऐड कर लिया, ए बी सी, करेक्ट। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो है आप प्रिंट करवा रहे हो एस को, बैकस्लैश n सम इक्वल टू एस को प्रिंट करवाए, ये क्लोज। अब आप इसको समझिएगा, आपने एक void main लिया, void main, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ऑन CLR SCR फंक्शन, आपने ये DARG को कॉल किया, ठीक है, और इसमें वैल्यू आपने रखा 2 4 2, आपने ये वैल्यू रखा, या फिर इसी में आपने 6 रख दिया वैल्यू, सेमीकोलन, एक बार कॉल किया। उसके बाद DRG फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं, ये बताए थे, रीजनेबिलिटी है इसका, ठीक है। इसमें आपने रखा 2 4, सिर्फ 2 4 पास किया, ठीक है। DARG इसमें आपने सिर्फ 2 पास किया
और DARG इसमें कुछ भी नहीं पास किया और ये गेट CH देन क्लोज। इस टाइप के अगर प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग, बहुत स्टूडेंट ये पूछता है सर कोडिंग बताइए, इसमें हैश इंक्लूड सिर्फ लगा देना, ये ऑटोमेटिकली पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। आप इसको देखोगे आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करेगा, तो मेन फंक्शन से ये स्क्रीन को क्लियर करेगा, इसके एग्जीक्यूशन फ्लो को समझेगा। इससे ज्यादातर आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, देखो ये स्क्रीन को क्लियर कर देगा, क्लियर करने के बाद DARG, जैसे ये DARG कॉल होगा ये यहाँ पे चला आएगा, इस फंक्शन के पास में चला आएगा और अकेले नहीं जाएगा, इस फंक्शन को लेके जाएगा, वैल्यू को लेके जाएगा 4 2 4 6, ये वैल्यू भी साथ में चला जाएगा। जाने के बाद ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, तो एक मेमोरी A के लिए बनेगा, एक B के लिए बनेगा और एक C के लिए बनेगा। ठीक है, यहां से कितना वैल्यू जा रहा है, 3 वैल्यू, 2 4 6, समझ में आया? तो ये 2 चला जाएगा A में, ठीक है, 4 चला जाएगा B में और C में चला जाएगा 6। अब आप बोलोगे सर ये जो पहले से वैल्यू डाल के रखे हैं ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं आया B और C में? इसका लॉजिक क्या है कि अगर आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट में पहले से वैल्यू डाले हैं, ठीक है, पहले से वैल्यू डाल के रखा है और कॉलिंग के समय भी आप वैल्यू डाल देते हैं, तो कॉलिंग के समय जो वैल्यू डालते हैं वही वैल्यू एक्टिवेट होता है वेरिएबल में, वही वैल्यू वेरिएबल में जाकर स्टोर होता है। जो आप पहले से डाल के रखे हो वो वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो बोलोगे सर तो फिर इसका यूज क्या होगा, हम लोग ये वैल्यू क्यों डालें? तो अगर आप कॉलिंग के समय यहाँ वैल्यू नहीं डालते हैं, सिर्फ 2 पास करते हैं, तो 2 जाता A में चला जाता, B और C का वैल्यू कहां से जाता, तो ये वैल्यू एक्टिवेट हो जाता B में और 10 हो जाता C में। समझ में आ रहा है? अगर आप कॉलिंग के समय वैल्यू पास करते हो पैरामीटर वेरिएबल के लिए, तो जो वैल्यू पास कीजिएगा वही वैल्यू उस वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और अगर आप कॉलिंग के समय वैल्यू नहीं पास करते हो तो जो वैल्यू आप पहले से डाल करके रखे हैं वेरिएबल में वो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? ये इसका लॉजिक है। तो हम लोगों ने तभी तो डाल करके रखा है 4 और 6, तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद ये इसके अंदर आएगा, अपना काम करेगा, तीनों को ऐड करेगा, तो 2 4 6, तो 6 और 6 12, C और सम इक्वल टू कितना देगा, सम इक्वल टू 12। ये कॉल हो गया, ये डिस्प्ले, ये जैसे क्लोज मिलेगा ये आ जाएगा कॉलिंग प्लेस में, जहां से कॉल हुआ था वहां पे रिटर्न वापस, जैसे फंक्शन का क्लोजिंग मिलेगा वैसे। उसके बाद यहां आने के बाद अगला कॉलिंग फिर कर रहे वही फंक्शन, तो ये कॉल होगा और यहां पे चला जाएगा। जाने के बाद ये फिर से मेमोरी बनाता है, जब फंक्शन इंड हो जाता है तो मेमोरी भी खत्म, A B और C अलग से मेमोरी बनेगा फिर से। तो ये 2 चला गया A में, 2 चला गया A में और B में चला गया 4, 2 और 4 तो आ गया। C के लिए वैल्यू तो यहाँ नहीं डाले, तो जब वैल्यू नहीं डाला हुआ है तो जो वैल्यू डाल के रखे वो वैल्यू C में स्टोर होगा। जब हम लोग वेरिएबल का वैल्यू नहीं डालेंगे तब, समझ में आया? ये वैल्यू यहाँ पे चला आया, अब ये क्या करेगा, सम करेगा, तो कितना हो गया 2 4 और 10, कितना हो गया 16, तो सम इक्वल टू कितना दे देगा 16। और जैसे क्लोज मिलेगा फिर से कॉलिंग प्लेस पे आ जाएगा, और कॉलिंग प्लेस पे जैसे ही होगा फंक्शन का ये मेमोरी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप। जैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन बंद होता है, खत्म होता है, इंड होता है, वैसा ही ये जो मेमोरी बना हुआ पैरामीटर का वो मेमोरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है कंप्यूटर से। समझ में आया? फिर जब अगला बार कॉल करोगे तो ये मेमोरी फिर से जनरेट होगा। देखो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये आ गया इसके जगह आया, तो इसमें कितना वैल्यू है 2, तो 2 गया A के लिए, A में चला गया 2 B में चला गया 5, क्योंकि B का वैल्यू नहीं तो जो डाल के रखे वो वैल्यू आ जाएगा, C में चला आया 10। इस तरह का काम होता है। तो ये वैल्यू आया यहाँ पे, A के प्लेस पे 2 पर पुट कर दिया, B के प्लेस पे 4 पुट कर दिया और C के प्लेस पे 10। अब इसको आप ऐड करो तो कितना हो गया
5 और 2 7 और 10 70, तो सम इक्वल टू क्या प्रिंट करेगा 70 प्रिंट किया, और जैसे ये कॉलिंग प्लेस पे आएगा ये मेमोरी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद जब DARG को हम लोग कॉल करेंगे और यहाँ पे लेके जाएंगे तो देखो इसमें हम लोग एक भी वैल्यू नहीं डाला जो कि ये एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये तो काम करेगा लेकिन ए का वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि पैरामीटर में आपने वैल्यू नहीं डाला है। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यू डाल करके रखे हुए रहते तो ये सही काम करता, इसमें वैल्यू नहीं डाला हुआ है जिसके कारण से ये कॉलिंग आपका गलत हो जाएगा। इसको जब आप रन करवाओगे तो ये एरर आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। आया समझ में? डिफॉल्ट आर्गुमेंट का एग्जीक्यूशन इस तरह से होता है। इसमें हम लोग क्या सीखे कि अगर आप पैरामीटर में वैल्यू डाल के रखें तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं और वैल्यू नहीं पास कर पाते हैं कॉलिंग के समय, तो जो वैल्यू पैरामीटर में रखे हुए हैं वो वैल्यू स्टोर हो जाता है वेरिएबल में और उसके साथ काम होता है। और अगर आप वैल्यू पास कर दिए कॉलिंग के समय तो वो वैल्यू यूज नहीं होता है, वो यूजलेस हो जाता है। समझ में? नेक्स्ट जो है आपका वो है रिकर्सिव फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। रिकर्सिव फंक्शन उसको कहते हैं जो फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करता है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ये 2 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन, ठीक है? व्हेन अ फंक्शन, जब एक फंक्शन कॉल करता है, व्हेन अ फंक्शन कॉल करता है इटसेल्फ, अपने आप, इटसेल्फ, ठीक है, इन इट्स बॉडी, अपने बॉडी के अंदर, जो भी फंक्शन का बॉडी होगा उसके अंदर, तब वो क्या कहलाएगा? देन इट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। तब कौन सा फंक्शन कहलाएगा? रिकर्सिव फंक्शन। इसके एग्जांपल को आप समझिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपने वॉइड कॉल नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस में, इसके अंदर जो लिखना लिखिए और फिर आपने कॉल को ही कॉल किया, तो देखो दोनों का नाम मैच कर रहा है। तो देखो ये एक फंक्शन है और अपने ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो जो फंक्शन अपने ही फंक्शन को कॉल करता है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। समझ में आया रिकर्सिव फंक्शन? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये था रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। अब आप समझोगे, इसी में हम लोग देखेंगे, इसी में इनपुट आउटपुट कंसोल, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इसका क्या होता है, ठीक है? क्लियरली समझिएगा, बहुत ही इजी है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट आउटपुट फंक्शंस, ये इसके बारे में आप देखो। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? प्री डिफाइंड, मतलब पहले से डिफाइंड है कंप्यूटर के अंदर, प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ठीक है? जो फंक्शन यूज किया जाता है डेटा को इनपुट करने के लिए और डेटा को प्रिंट करवाने के लिए, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है ये कंसोल आई स्लाइस ओ। तो इसका मतलब आई का मतलब हो गया इनपुट, ओ का मतलब हो गया आउटपुट। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसका यूज हम लोग करेंगे डेटा को इनपुट करने के लिए और डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। समझ में? इसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर आप फंक्शन का नाम देखो तो आपका फंक्शन हो जाएगा गेट कैर फंक्शन, गेट कैर फंक्शन, ठीक है? एक और होता है आपका पुट कैर फंक्शन, स्पेस नहीं दीजिएगा लिखते समय, साथ में लिखा जाता है। तो ये दोनों फंक्शन जो है वो सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंगल कैरेक्टर मतलब एक बार एक ही कैरेक्टर के साथ ये काम करेगा, ठीक है? सिंगल कैरेक्टर के साथ यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये दोनों फंक्शन का हेडर फाइल जो होता है, हेडर फाइल वो होता है आपका stdio.h, stdio.h, ये होता है हेडर फाइल इसका, ठीक है? इसी के लिए, और ये जो गेट फंक्शन है वो डेटा को इनपुट करने के लिए यूज किया जाएगा, गेट कैर, और पुट कैर जो है वो डेटा को प्रिंट करवाने मतलब आउटपुट के लिए यूज किया जाता है।
इसीलिए गेट कैर को हम लोग इनपुट फंक्शन भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग आउटपुट फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे यूज करके आपको दिखाएंगे। इसी में एक और भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अगर ये सिंगल के साथ काम करना है तो आपको मल्टीपल कैरेक्टर के साथ काम करना है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, तो उसके साथ हम लोग कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए आपको गेट एस फंक्शन और पुट एस फंक्शन यूज करना होगा। ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है। ठीक है, तो ये मींस मल्टीपल कैरेक्टर, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन भी कहते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है, और ये आपका इनपुट के लिए यूज किया जाएगा और ये आउटपुट के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में अवेलेबल है। ठीक है, आपको जब डेटा फाइल हैंडलिंग पढ़ाएंगे तो वो सब में ये सब फंक्शन का यूज करके दिखाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।